सो अब देखिए भाई आज की जो आपकी बायोलॉजी की क्लास है इसमें सबसे पहले आप समझिए जो हम यूनिट कर रहे थे पहली यानी कि 12th क्लास में टोटल जो है आपकी 1 2 3 और एक और है 4 यूनिट, 5 मान लो 5 यूनिट है पूरी। 5 यूनिट में भी सारे चैप्टर आपको नहीं करने, हर यूनिट में से कुछ चैप्टर हटे हुए हैं और कुछ है। तो अब मैं आपको पहली यूनिट के बारे में बता रहा हूँ, यूनिट नंबर 1 जो है इकाई 1 जो है आपकी। और मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ, सभी बच्चों का आना बायोलॉजी क्लास में क्या है, अनिवार्य है, जरूरी है, ठीक है ना। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, यहाँ के आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। वो जाहिर सी बात है ऑफ द कैमरा ही होगा डाउट क्लियर, क्योंकि जब आप लिखते हो तो कैमरा बंद हो जाता है उस टाइम पे, और डाउट जब पूछे जाते हैं वो उसी टाइम पे पूछे जाते हैं, ऑफ द कैमरा पूछे जाते हैं। ऑन रिकॉर्डिंग्स पे डाउट्स नहीं पूछ सकते आप, कैमरा को बंद करना पड़ता है। ऑन रिकॉर्डिंग्स पे किसी के किसी भी तरह के डाउट्स हो सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि बायोलॉजी क्लास में आना आपको जो है कंपलसरी है, जरूरी है, ठीक है। और इस बारे में वीडियो इसलिए बना दिया जा रहा है कि हो सकता है कि आज ठंड बहुत ज्यादा थी, उस वजह से कुछ बच्चों का मनोबल ना बना हो, ना आ पाए, ठीक है। और टाइम टेबल का क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, वो सब मेरे ऊपर है, आप उस बारे में छोड़ दीजिए, मुझे कराना है वो मेरी टेंशन है। आप अपना आपका हेडेक कितना है, आपको आना है जब मैं बुला रहा हूँ। बाकी मैंने कहा है ना मैं करवा दूंगा तो मैं करा दूंगा, बस बात खत्म होगी, चाहे जैसे करा दिया जाए। इस यूनिट के अंदर आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं भाई, एक हटा हुआ है। कौन कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? एक इसमें चैप्टर है जीवों में जनन के नाम से, जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हाँ ये हटा हुआ है, मैं ये बता रहा हूँ, ये कटा हुआ है, ये नहीं पढ़ना है आपको। दूसरा चैप्टर है इसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये आपको पढ़ना है, सिलेबस में है आपके। तीसरा जो आपका चैप्टर है भैया वो है मानव जनन, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है, वीडियो भी बनी हुई है इसके ऊपर, ये भी है, ये आपको पढ़ा दिया ही है, इसको दोबारा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। कुछ डाउट्स हो गए तो मैं क्लियर करा दूंगा। और चौथा जो चैप्टर है इस यूनिट के अंदर वो है जनन स्वास्थ्य। क्या है भाई? जनन स्वास्थ्य। अब क्योंकि मैंने चैप्टर जो आपको पहले पढ़ाया वो ये वाला पढ़ाया, और इस चैप्टर से जुड़ा हुआ चैप्टर कौन सा है? जनन स्वास्थ्य वाला है, तो जाहिर सी बात है जुड़ा हुआ ही पढ़ना चाहिए। तो इस चैप्टर को हम बाद में पढ़ेंगे, कौन से वाले को? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को हम सबसे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम बताओ क्या है? जनन स्वास्थ्य। तो चैप्टर का नाम डाल दीजिए जनन स्वास्थ्य, सभी बच्चे। इसमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। जनन स्वास्थ्य में आपको मुख्य चीजें क्या क्या पढ़नी है वो जरा समझिएगा, ठीक है। उसका ही फिर मैं मॉडल बना के आपको फटाफट एक्सप्लेन करता चले जाऊंगा। एक आप जो चीज पढ़ेंगे इसमें पहली, यानी कि चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। क्या नाम है भाई? जनन स्वास्थ्य। ये और इसको बोलते हैं जनन स्वास्थ्य, और दिस इज कॉल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या बोलते हैं इसको? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो जैसे बॉडी, पूरी बॉडी को फिट रखना जरूरी होता है, वैसे रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई हेल्थ की टिप्स भी जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो सेक्स के जरिए से, रिप्रोडक्शन के जरिए से फैल जाती है, जिन्हें हम कम्युनिकेबल डिसीज बोल देते हैं, कि एक से दूसरे में लगने वाली है संक्रमण बीमारियां हैं, ठीक है। वो सेक्स के जरिए से फैल सकती है, एड्स फैल सकती है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, बहुत गंभीर बीमारी है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम फुल फॉर्म है उसकी, और वायरस जिससे फैलती है उसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंसान कैसे बचे इन सब चीजों से, ठीक है नहीं, क्या उसको ध्यान रखना है, किन प्रिकॉशंस का यूज करना है, ठीक है ना, वो सारी चीजें आज आपको यहाँ पर बताई जाएगी। जनसंख्या क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या है, यहाँ तक कि आपको जो है ना गर्भपात क्या होता है, यौन संचरित बीमारियां क्या है, बंध्यता क्या है, बंध्यता का मतलब बांझपन क्या है, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। तो पहली हेडिंग जो है इसको जो है, पहली इसके जो इसमें आप पढ़ेंगे वो है आपकी जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियां। पहली हेडिंग डाल दीजिए जनन स्वास्थ्य
पहले इसके डाल दे जनन स्वास्थ्य समस्याएं, जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीतियां, कार्य नीतियां। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स एंड फंक्शंस, ये समझ लो उसका, ठीक है ना, कि कैसे क्या उसका जो है ना फंक्शंस वगैरह कार्य वगैरह क्या होंगे, ये सब चीजें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स एंड फंक्शंस। तो भाई देखो भारत जो है जनन स्वास्थ्य समस्याओं से रिलेटेड जो कार्य नीति बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई स्कीम्स है, सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली स्कीम्स है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं क्या, पूरे वर्ल्ड में भारत ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की। तो भारत देश में इसकी शुरुआत हुई किस ईयर में, भारत ने शुरुआत की 1951 में। भाई आदमी को बताना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो शुरुआत इसकी कब से हो रही है भाई, कौन से साल से हुई भारत में? हाँ 1951 से इसकी शुरुआत हो रही है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर भारत के अंदर जो है एक प्रोग्राम भी चला जाता है जिसे बोलते हैं परिवार नियोजन। पहले बोलते थे परिवार नियोजन के नाम से, इसी के अंतर्गत है परिवार नियोजन। और आजकल इसका नाम बदल के कुछ और रख दिया गया है, आजकल इसे कहते हैं परिवार कल्याण। अब क्या कहते हैं इसको? परिवार कल्याण योजना, गवर्नमेंट की तरफ से चली जाती है परिवार कल्याण। परिवार नियोजन का मतलब होता है, जिसे आपने बहुत सारे इश्तिहार पढ़े होंगे, बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है ना, हम दो हमारे दो, ऐसे बहुत सारे नारे चलते हैं परिवार को नियोजित करने के, कि भाई छोटा परिवार होगा सुखी परिवार होगा, जाहिर सी बात है कम बच्चे होंगे तो न्यूट्रिशन अच्छा मिल पाएगा, माँ बाप की अगर इनकम कम भी होगी तो उन्हें अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सकती है, अच्छे से हेल्थ स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जा सकता है, अच्छे से उनकी देखभाल या केयर की जा सकती है। बच्चे ज्यादा होंगे और इनकम कम होगी तो बच्चों की देखभाल कर पाना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसलिए योजनाएं बनाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से परिवार कल्याण। इसमें समझाया जाता है ये सब चीज जो मैं आपको समझा रहा हूँ। किनको समझाया जाता है भाई? परिवार वालों को, लोगों को समझाया जाता है, ठीक है नहीं। और उसके अलावा इसमें जो है ना यौन संबंधी कुछ बातों का भी बताया जाता है इसमें, ठीक है ना। यौन संबंधी बातों के बारे में बताया जाता है। इसमें किन किन चीजों के बारे में बताया जाता है? यौन संबंधी बातों के बारे में, यौन संबंधी सूचनाएं दी जाती है, यौन संबंधी सूचनाएं दी जाती है। अभी मैं एक्सप्लेन करके आपको थोड़ा सा पॉइंट्स वाइज बताता चला जाऊंगा, आप समझते चले जाएंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले परिवार नियोजन के बारे में गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सीएचसी आपने सुना होगा, सीएचसी सरकारी हॉस्पिटल जो होता है ना, सीएचसी बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है ना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी। तो गवर्नमेंट सीएचसी में जो है ना कुछ छोटे मोटे जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो है ना जो नर्स वगैरह होती है, या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे वो कर्मचारी जो होते हैं वहां पे काम करने वाले, उनकी मदद से गांव गांव में, विलेज विलेज में, विलेज टू विलेज, विलेज टू विलेज यानी गांव टू गांव और शहर से शहर, हर जगह जो है ना, क्या आप किस चीज के बारे में बताएंगे कि भाई जो है ना परिवार को नियोजित करो, परिवार को नियोजित करो, सीमित करो। और उसके बारे में बताएंगे, यौन संबंधी सूचनाएं देंगे, यानी कि बताएंगे इनको, इन लोगों को बताएंगे, गांव के लोगों को या शहर के लोगों को बताया जाएगा कि भाई जब यौन का मतलब क्या होता है, बेसिकली सेक्स। यौन वर्ड जो है ना किसका वर्ड है? सेक्स का। तो सेक्स संबंधी जानकारी उनको दी जाएगी, उन्हें बताया जाएगा भाई जब आप सेक्स करते हो तो आप यूज कर सकते हो कॉन्डोम का, ठीक है। जब सेक्स करते हैं तो किसका यूज कर सकते हैं? कॉन्डोम का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्डोम दो तरह के होते हैं, मेल के लिए भी कॉन्डोम आता है, फीमेल के लिए भी कॉन्डोम आता है, ठीक है ना। उसके अलावा जो है ना आपने सुना होगा नाम नसबंदी का, सुना है कि नहीं सुना है? नसबंदी की सलाह दी जाती है भाई, अगर जाहिर सी बात है नसबंदी कोई करा लेगा तो बच्चे नहीं पैदा होने के, भाई दो बच्चे हो गए नसबंदी करा लो, हालांकि सेक्सुअल एक्टिविटी तो जो कि तू रहेगी जैसी है, बट क्या होगा कि स्पर्म जो है ना बाहर नहीं आ पाएंगे बॉडी से। जब स्पर्म नहीं आएंगे बाहर तो जाहिर सी बात है उस समय बच्चे नहीं होंगे, ठीक है ना। तो नसबंदी भी दोनों में होती है, पुरुषों में भी होती है और महिलाओं में भी होती है, ठीक है नहीं। उसके बारे में बताया जाएगा आपको। नसबंदी पुरुषों में जो होती है उसको क्या कहते हैं और महिलाओं में जो होती है उसको क्या कहते हैं, वो देख लेते हैं हम। तो नसबंदी का कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको थोड़ा समझा दूं, यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा नसबंदी क्या है। तो नसबंदी पुरुषों में जो होती है उसे देख लो किस तरीके से होती है समझने के तौर पे, और जो महिलाओं में होती है, स्त्री के अंदर जो होती है वो भी देख लेंगे।
पुरुषों में यानी कि मेल में किस तरीके से होती है, आपको बताया था मैंने, टेस्टिस होते हैं ना, ऐसे टेस्टिस हैं दो, टेस्टिस से जो है ना ऐसे ट्यूब निकल रही है, वैसेक्टोमी, इसको काट देते हैं, यहाँ से क्या कर देते हैं, काट देते हैं, काट के बांध देते हैं, काट के इन्हें आपस में ऐसे बांध देते हैं। तो जाहिर सी बात है जब वैसेक्टोमी को काट के, सॉरी हाँ, वैसेक्टोमी को काट के, यानी कि जो स्पर्म ले जाने वाली ट्यूब है उसको काट के वहीं के वहीं क्या कर दिया, बांध दिया, बाइंड कर दिया। जब बांध दिया तो स्पर्म कहाँ नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है ऊपर नहीं जाने के, जब ऊपर नहीं जाने के, स्पर्म बाहर नहीं जाने के, तो बच्चे पैदा नहीं होने के। तो पुरुषों में जो नसबंदी होती है, पुरुषों में जो क्या होती है, नसबंदी होती है, उसका नाम होता है वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी, ठीक है ना। और महिलाओं में जो होती है उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में बेसिकली क्या होता है, महिलाओं में मैंने आपको कुछ डायग्राम बना के समझाया था। ऐसे महिलाओं में क्या होता है कि ऐसे मान लो ये यूट्रस है, क्या है ये, यूट्रस है, यूट्रस से ऐसे निकल रही होती है दो ट्यूब, जिन्हें फेलोपियन ट्यूब कहते थे। क्या कहते थे, फेलोपियन ट्यूब कहते थे। फेलोपियन ट्यूब से ऐसे क्या लगा रहता था, ओवेरीज लगे रहते थे। तो इस ट्यूब को काट के, यहाँ से काट के इनको बांध दिया जाता है, काट के क्या कर दिया जाता है, इनको बांध दिया जाता है। ऐसे बांध दिया इनको काट के, बांधने के बाद में अब जाहिर सी बात है जो ओवियम यहाँ बनेगा वो कहाँ नहीं आ पाएगा, ऊपर, बाहर नहीं आ पाएगा, ऊपर नहीं आ पाएगा। जब ऊपर ही नहीं आ पाएगा वो जाहिर सी बात है, तो जाहिर सी बात है तो क्या नहीं हो पाएगा, बच्चे नहीं हो पाएंगे, ठीक है नहीं। तो इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब को काट के बांध देना, ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी, वैसेक को काट के बांध देना, वैसेक्टोमी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नसबंदी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, कर लोगे, नसबंदी क्या है, कर लोगे। पुरुषों में और महिलाओं में किसको रोकने के लिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो एक प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्केच लिखेंगे, जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण, जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण, जनसंख्या स्थायीकरण, जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण, और जन्म नियंत्रण, हम दोनों को अलग अलग से समझ लेंगे, ठीक है। जनसंख्या के बारे में पहले पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, इंग्लिश में कर कहेंगे, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो इसे देख लेंगे। सबसे पहले जनसंख्या को समझ लेते हैं, जनसंख्या क्या है, कैसे सिस्टम हो रहा है, थोड़ा समझ लो। जनसंख्या, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, तो बात कुछ ऐसी है कि लगभग ये माना गया है कि किस समय कितनी पॉपुलेशन थी। अगर ये बता रहे हैं कि लगभग 1900 में, 1900 ईस्वी में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी, वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो थी वो 2 अरब के आसपास थी। कितना थी भाई, 2 अरब थी। फिर उसके बाद में जो है ना समय आया, एक कौन से ईयर का समय आया, 1990 के आसपास का समय आया, ठीक है ना। 1990 या 2000 ईस्वी के आसपास का मान लो, कितने का, 2000, यानी कि लगभग कितने साल बाद आ गई, पूरे 100 साल बाद में। तो 100 साल बाद में हो गई 2 अरब से बढ़ के सीधी कितनी, 6 अरब हो गई है। और अभी मान लो क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है ना, तो अभी कुछ अनुमान है लेटेस्टली वर्ल्ड के कि 8 अरब के करीब हो गई है। कितनी हो गई है, 8 अरब हो गई है। तो आप देख रहे हो यहाँ 100 साल में 4 अरब बढ़ी, और यहाँ कितने साल में, अगले 23 साल में 2 अरब बढ़ गई। तो जनसंख्या का विस्फोट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जनसंख्या का विस्फोट। तो यहाँ पर जो हुआ है, इस जगह पर जो हुआ है, इसे क्या बोलेंगे, जनसंख्या विस्फोट, विस्फोट हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पर पॉपुलेशन ब्लास्ट बोलेंगे इसको। बच्चे धनाधन पैदा हुए इस समय। इस विस्फोट के कारण क्या है, वो कारण भी जान लीजिए। कारण बहुत सारे हो सकते हैं पॉपुलेशन बढ़ने के। भारत में ही देख लीजिए आप, भारत में 35 करोड़ के आसपास की जनसंख्या थी पहले, देश के आजादी के आसपास, मतलब सॉरी, जो बादशाह 1700 ईस्वी के आसपास में 35 करोड़ के आसपास की जनसंख्या थी, 1707 इतनी कुछ ईस्वी के आसपास। उसके बाद में फिर अब ये देखिएगा आप कि आज भारत की जनसंख्या लगभग 133 करोड़ के आसपास है, 133 या 35 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या हो सकी, यानी कि हर दुनिया में हर छठा आदमी भारतीय घूम रहा, अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखो
हर छठा आदमी भारतीय है, तो इतनी जनसंख्या भारत देश की हो चुकी है, तो बड़ी एक समस्या है पॉपुलेशन भी, ठीक है ना। हालांकि कुछ देशों में लोगों का ना होना समस्या है। रशिया जैसे लोगों में उत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए। वहां औरतों को ये तक के नारा दिया जाता है कि अगर 10 बच्चे पैदा कर देंगे तो टाइटल दिया जाएगा मदर ऑफ द नेशन, देश की माता का सम्मान होगा, 10 बच्चे पैदा करें। क्योंकि भारत में तो हर औरत को मिल जाता है वो सम्मान उस टाइम पे। अगर ऐसा होता, वहां सम्मान पैसे तक के दिए जाते हैं क्योंकि वहां जनसंख्या कम है। अब इसके कारण ये है, आज के टाइम में जो जनसंख्या विस्फोट ये बढ़ा है, एक तो लोगों को यहाँ पर इसके कारण दो हो सकते हैं। अगर मैं साइंटिफिकली देखूं तो मृत्यु दर जो है वो घटी है। वो क्या हुई है भाई? घटी है। लोग कम मर रहे हैं। लोग कम मर रहे हैं, उसका कारण क्या हो सकता है कि स्वास्थ्य, मतलब एक तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, अस्पताल बड़े हैं, दवाइयां बढ़ी हैं। पहले लोगों का इलाज नहीं हो पाता था तो मर जाते थे, आज लोगों का इलाज हो जाता है तो जाहिर सी बात है कम मरते हैं, ठीक है। फिर और भी बड़े फैक्टर रहते थे, पहले जंगें होती थी, संघर्ष ज्यादा होते थे तो लोग मरते थे। आज ना जंग है ना संघर्ष है तो लोग कम मरते हैं। मानोगे कि नहीं मानोगे? पहले इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी था, खेती बाड़ी ये सारा सिस्टम नहीं था पहले इतना अच्छा जितना आज हो रहा है, क्रॉपिंग ये फसल। उसके अलावा दूसरा एक साइंटिफिक फैक्टर ये है कि जन्म दर जो है वो बढ़ी है। वो क्या हुई है? बढ़ी है। तो जन्म दर बढ़ी है, मृत्यु दर घटी है, उसका एक कारण क्या आ गया है? जनसंख्या विस्फोट का आ गया है। क्या कारण हुआ है? जनसंख्या विस्फोट हुई। दूसरी एक तो यही है कारण नंबर एक, तो ये मान लो एक कारण, ये मान लो दूसरा, ये मान लो। तीसरा कारण जो है आप मान लो कि नॉलेज की कमी है लोगों को। किसकी कमी है? नॉलेज की कमी है ना, ज्ञान की कमी है। ज्ञान की कमी किस सेंस में है यहाँ पर? आप ज्ञान की कमी इस सेंस में है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि भाई बच्चे ज्यादा पैदा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। उन्हें डायरेक्टली जो है ना बस बच्चे पैदा करने भी नहीं है, फिर भी बेचारों को हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं। वो कहते हैं कि भाई ये तो कुदरती चलता रहा मामला, ठीक है नहीं, हम थोड़े ये रोकने वाले, हम कौन है। अभी उन्हें पता नहीं 5 रुपए का कॉन्डम मिलता है, रुक जाएगा कुदरती मामला सारा, ठीक है ना। और सरकारी अस्पताल में फिर भी मिल जाता है, सही बात है। तो ज्ञान की क्या है, लोगों को कमी है, गवर्नमेंट इस मामले में स्कीमें कम चला रही है। तो ये इतनी सारी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ मुझे, ठीक है ना। अब इसके ये तो हो गई भाई, ये तो समस्या के कारण हो गए, ठीक है। ये तो समस्या के क्या हो गए भाई? कारण हो गए। समस्या थी, समस्या के इतने कारण लिख देंगे, 3 कारण, मृत्यु दर घटी, जन्म दर बढ़ा, ज्ञान की कमी है। ज्ञान की कमी में क्या लिख देंगे? लोगों को अभी मतलब यौन संबंधों के बारे में पता नहीं है, स्वास्थ्य संबंध के बारे में नहीं पता है, या जनसंख्या बढ़ने से क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है, वो भी नहीं पता है लोगों को। तो ये सारी चीजें इसमें अपनी तरफ से बना बना के लिख देंगे। यहाँ पर मृत्यु दर घटी है, उसका कारण भी लिख देंगे। मृत्यु दर घटी है क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिख देना क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ है? बढ़ गया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, ठीक है ना। देख लो देश में पहले कितने अस्पताल थे, आज कितने अस्पताल है, ठीक है। ज्यादा मस्ती में हो आप। उसके अलावा जो है जन्म दर बढ़ी है, इसका कारण भी यही है, जन्म दर बढ़ने का भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। पहले बच्चे घर पे पैदा हो जाते थे तो बहुत सारे यूं ही मर जाते थे, ठीक है नहीं, सुविधाओं की कमी की वजह से मर जाते हैं। आजकल बच्चे सीधा कहाँ पर पैदा होते हैं? हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं, डॉक्टरों की देखरेख में होते हैं, तो चांस कम रहते हैं अच्छे से बच्चे हो। तो एक ये भी इसमें कारण जोड़ जोड़ के आप लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में कारण हुआ, अब इसका कारण का निवारण भी तो होना चाहिए, समस्याओं का समाधान भी तो होना चाहिए। तो समाधान आप क्या बताएंगे भाई? जनसंख्या को रोकने, जनसंख्या फैली है, क्यों फैल रही वो बता दिया आपने, रुकेगी कैसे वो भी तो बताना पड़ेगा, सॉल्यूशन भी तो बताना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन के भी कितने पॉइंट बता देंगे हम यहाँ पर? 2-3 पॉइंट बता देंगे। पहला पॉइंट बता दीजिए कि भाई लोगों के अंदर जो है ना क्या करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, ठीक है ना। तो जागरूकता कैंप चलाने चाहिए। जागरूकता, जागरूकता में एक आता नारा बताओ जल्दी से, नारा बताओ। हाँ, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ऐसे ऐसे करके लिख के आएंगे, अंडरलाइन कर लें, हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, ये भी नारा था गवर्नमेंट का ही, हम दो हमारा एक, हमारा एक, ऐसे नारे देना, ठीक है नहीं। तो एक तो जागरूकता फैलाई जाए कैंपेनिंग करके, ठीक है। दूसरा एक तो जागरूकता हो गया भाई, दूसरा है कि सेक्स के दौरान जो है ना किसका यूज किया जाए भाई? कॉन्डोम का यूज किया जाए।
तीसरा है भाई नसबंदी की जाए, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा नसबंदी की जाए, ठीक है ना, ट्यूबेक्टोमी या फिर वेसेक्टोमी की जाए। और चौथा समाधान इसमें आप बता सकते हैं कि पिल्स भी आजकल चली रही है, पिल्स, गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां, क्या बोलते हैं इनको, गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां। हाँ, किट से याद आया तुझे, अच्छा खाई है क्या, वो सॉरी खिलाई है क्या? जैसे कि एक मैं एग्जांपल में लिख देता हूँ, आप उसमें लिख देना अनवांटेड 72, है ना, अनवांटेड 72, तो 72 घंटे पहले या 72 घंटे बाद सेक्स से दे सकते हैं, तो बच्चा मतलब गर्भ नहीं ठहरेगा, क्या नहीं होगा इसमें, गर्भ नहीं ठहरेगा। तो कारण क्या थे, निवारण क्या थे, दोनों बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगली हेडिंग जो थी हमारे जन्म नियंत्रण की भी है, किसके, जन्म नियंत्रण में यही वाला पॉइंट चल जाएगा, समाधान वाला ही जुगा तो चाहे निवारण लिख दो, और निवारण की जगह जो जन्म नियंत्रण है ना, जन्म नियंत्रण में भी यही पॉइंट चल जाएगा पूरा, जुगा तो आप ये लिख के आ जाएगी। जन्म नियंत्रण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बर्थ कंट्रोल, क्या बोलते हैं भाई, बर्थ कंट्रोल। भाई बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बच्चे को पैदा करने से कैसे रोका जा सकता है, एक ही नारा दे के हम दो हमारे दो, सेक्स करते हुए, कॉन्डम वगैरह का यूज करते हुए, तीसरा नसबंदी से, चौथा गर्भ निरोधक दवाइयों से। बताओ इनसे रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता? तो बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? यानी कि पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर है उसके दो फॉर्मेट है, जनसंख्या सैकरण के कितने फॉर्मेट है, दो। पहला कारण का हो गया, मतलब सॉरी कारण है, कारण में क्या है, पहले तो नंबर एक समस्या है, और दूसरा उसका क्या हो गया भाई, निवारण है। अब जो जो इसका इसी का जो निवारण है ना, वही निवारण किसका भी आंसर है, जन्म नियंत्रण का भी वही आंसर है। तो यानी कि एक तीर से कितने शिकार हो गए हमारे, दो हो गए। तो अगर हेडिंग आ जाए जन्म नियंत्रण पर टिप्पणी लिखो, तो ये 4 पॉइंट धूमधाम से लिख के आ जाओगे। 20 लिख दिए भाई इंटरनेट सर्च करके। अरे यो इतने बड़े बड़े पॉइंट बनेंगे उल्लू, इसके अंदर लिखा जाएगा। जागरूकता में कैसे करके लिखेगा, भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे कैंपेन चलाए गए हैं, जिनमें से भारत सरकार ने लोगों के घर घर जाके, गांव में, शहरों में जा जाके नारे लगवाए, हम दो हमारे दो, तथा उसके बाद में भारत सरकार ने एक और नारा चलाया, जैसे उसमें कहा गया हम दो हमारे एक। इसी प्रकार से जागरूकता फैलेगी तो देश में जो है ना जनसंख्या घटेगी, देश में घटेगी तो पूरे दुनिया में घटेगी, ऐसे लिखा जाए। और तू यूं लिख के आवेगा डायरेक्ट जागरूकता हम दो हमारे, वो समझ लेगा, तेरा फुप्पा है, पप्पा थोड़े ही तेरा जो समझ जाएगा। वो तो भाई यहाँ तो तुम्हें बुलेट पॉइंट बताया जा रहा है, एक्सपेंडिंग तो आपको खुद करनी है। मैं तो मुख्य बात बताऊंगा, एक्सपेंडिंग आपको करनी है। सेक्स कॉन्डम डायरेक्ट लिखेगा, सेक्स इज इक्वल टू कॉन्डम, सीधा भाई पूरा लिखा जाएगा। संभव करने के दौरान कॉन्डम का प्रयोग करना चाहिए। कॉन्डम 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रियों के लिए भी कॉन्डम आता है, मेल के लिए भी कॉन्डम आता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके लिखा जाएगा। नसबंदी क्या है, डायरेक्ट लिख देगा बस नसबंदी। नसबंदी के बाद पूरा लिखा जाएगा भाई, पूरी अभी जो पीछे बताया था पूरा लिखा जाएगा। नसबंदी एक ऐसा कंटेंट है जो हमारे देश में अभी प्रचलित नहीं है, लेकिन इसे प्रचलन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ये नसबंदी जैसे पुरुषों में नहीं, स्त्रियों में भी होती है। और हमारे यहाँ देश में देखा गया है कि ज्यादातर लोग स्त्रियों की नसबंदी करा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पुरुषों को भी नसबंदी करानी चाहिए, इससे जनसंख्या बिल्कुल घटेगी। ऐसे कर करके लिखना है। फिर दवाइयों के बारे में खूब लिखो, गर्भ निरोधन गोलियां क्या है, ठीक है नहीं। इसमें और थोड़ा लिख दो कि इस टेक्निक का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दवाइयां जाहिर सी बात है, रसायन जो होती है वो साइड इफेक्ट्स तो करती हैं, केमिकल साइड इफेक्ट। बढ़ा चढ़ा के लिखना है भाई, बात आ रही समझ में आया? उपा है तो फिर लिख दिया भाई, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी तुम वहां यूं बना के ले आएगा 1900 ईस्वी वर्ल्ड 2 अरब, पूरा लिखा जाएगा। सन 1900 ईस्वी में पूरी दुनिया की जनसंख्या लगभग 2 अरब के आसपास थी, ऐसे बनेगा, ठीक है नहीं। उसके बाद में फिर 2000 ईस्वी में दोबारा से जब जनसंख्या गणना हुई, तो पूरी दुनिया की जनसंख्या कितनी हो गई थी, 6 अरब हो गई थी। यहां हम देख सकते हैं कि सिर्फ 100 वर्ष में दुनिया की जनसंख्या कितनी अरब बढ़ी, 4 अरब बढ़ी। इस तरीके से कर करके लिख के आना है बीच बीच में। और तू भाई कौन सी क्लास में है, स्टैंडर्ड देख भाई, 12वीं में हो तुम, रोक दे, ठीक है। अब जो है सर्ग हेडिंग डाल देंगे, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। बड़ी खतरनाक हेडिंग है, सगर्भता का, सगर्भता का, हाँ सगर्भता या सगर्भता का चिकित्सीय समापन, का चिकित्सीय समापन। इंग्लिश में याद रखना आसान रहेगा, मैं भी इसे शॉर्ट में तो बोलते हैं MTP,
और फुल फॉर्म है इसकी मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कह देते हैं इसको, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ, टर्मिनेशन यहाँ लिख देता हूँ, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। भाई इसको समझ लो, लगभग पूरी दुनिया में जो एमटीपी का मतलब ये होता है बेसिकली, आम भाषा में अगर मैं कहूँ, लोग कहते नहीं ये बच्चा गिरवा दिया, सफाई करवा दी, कुछ ऐसे वर्ड्स आपने सुने होंगे, वो है ये एमटीपी। ठीक है, सफाई करवा देना, डीएनसी कह देते हैं कुछ लोग। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हैं। तो लगभग पूरी दुनिया में एक साल के अंदर कितनी सफाई हो जाती है? 4.5 से 5 करोड़। आप देखिएगा 4.5 से 5 करोड़ एमटीपी हो जाते हैं एक साल के अंदर। कितने समय में भाई? एक साल में, एक साल के अंदर इतने हो जाते हैं, यानी कि 4.5 से 5 करोड़ जिंदगियां आने से पहले ही खत्म हो जाती है। इस प्रॉब्लम, अब इसमें क्या था कि वैसे तो कुछ के लिए ठीक भी था, कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने 1971 में इसमें एक एक्ट बना दिया था, 1971 में एमटीपी एक्ट बनाया था। कौन सा एक्ट बनाया था? एमटीपी एक्ट, एक कानून बना दिया था कि जो महिलाएं, मानने की बात है 12 हफ्ते की प्रेग्नेंट है, कितने हफ्ते की प्रेग्नेंट, मतलब उसे प्रेग्नेंट हुए 12 हफ्ते हो चुके हैं, 12 हफ्ते का उसके पेट में जो है ना बच्चा है, तो वहां तक भी वो टर्मिनेट करा सकती है, बच्चा गिरवा सकती है। कंडीशंस थी, कोई हो सकता है रेप एक्यूज्ड महिला हो, रेप हुआ हो उसका, वो करा सकती है। या फिर हो सकता है कि कोई जो भ्रूण है, उस भ्रूण को कोई ऐसी बीमारी है जो जेनेटिकल बीमारी है, दिखाई दे जाती है, जेनेटिकल बीमारी है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, और उसका दुनिया में सर्वाइव कर पाना मुश्किल है, रेयर बीमारी है, उसको भी टर्मिनेट किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती थी कि पुरुष और स्त्री शादीशुदा थे, अब वो तलाक ले रहे हैं, और वो स्त्री, महिला नहीं चाहती कि बच्चा वो आगे क्या करे, परस्यू करे, रखे अपने पास ही, तो भी टर्मिनेट करा सकते हो सिचुएशन में। तो ये सारी सिचुएशन हो सकती है। तो 12 हफ्ते, हालांकि अब जो लेटेस्टली इसको ये एमटीपी को आया है 2022 में, जो एक्ट आया है एमटीपी का, तो उसके अकॉर्डिंग इसे बढ़ा के कर दिया गया है 24 हफ्ते। 24 हफ्ते तक गिरवा सकते हैं विद 2 एक्सपर्ट, 2 डॉक्टर की एडवाइस से। कितने डॉक्टर की एडवाइस है भाई? 2 डॉक्टर की एडवाइस लगेगी, 2 डॉक्टर की एडवाइस लगेगी। डॉक्टर जो है ना एक्सपर्ट होने चाहिए अपने फील्ड के, यानी कि गायनोकोलॉजिस्ट होने चाहिए, यूं नहीं झोला छाप डॉक्टर की एडवाइस लेके, उनकी और लगेगी तब जाके करो। और सिचुएशन वही है, या तो रेप एक्यूज्ड महिला हो, या फिर अपने पति को छोड़ रही हो, तलाक दे रही हो, या फिर जो है ना कुछ भी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और पहले क्या होता था पुराने एक्ट में कि पुलिस को बताना जरूरी होता था डॉक्टर को, जब वो डीएनसी कर रहा होता था, सफाई कर रहा होता था, लेकिन अब जरूरी नहीं है। अगर महिला की, लड़की की उम्र 17 साल से भी कम है, 18 साल से भी कम है, तब भी वो करा सकती है डीएनसी वगैरह। ठीक है ना, उससे क्या होगा, उससे फायदा ये है कि पहले डॉक्टर बता देता था पुलिस को, पुलिस केस बन जाता था, तो बहुत सारी बेचारे जो लड़कियां होती थी, वो कुछ जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं सो कॉल्ड, उनसे वो डीएनसी करा लेती थी, तो उससे बहुत उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, हेल्थ रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती थी, जिससे उनकी मौत तक हो जाती थी। तो इस चीज से ओवरकम करने के लिए, बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसा ये कानून बना दिया है, 2022 का एमटीपी एक्ट बना दिया है कि भाई अब जो है लड़की अपनी टर्मिनेशन किसी अच्छे डॉक्टर से करा सकती है, एमबीबीएस एमडी जो भी उसका फील्ड का मास्टर डॉक्टर होगा, जिसे गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं, उससे करा सकती है, और वो पुलिस को भी नहीं बताएगा, उम्र भी भले उसकी कम हो तब भी करा सकती है। ठीक है, तो एमटीपी से गर्भता का चिकित्सीय समापन समझ में आ गया पूरी तरीके से। क्या है, बेसिकली बच्चे को जन्म से पहले क्या कर देना, हाँ गिरा देना। ठीक है ना, वो कंडीशंस अलग अलग हो सकती है। इस एक्ट का, इस चीज का लोग जो है ना पहले दुरुपयोग भी कर रहे थे, एक टाइम पे तुमने सुना होगा। दुरुपयोग क्या हो रहा था? दुरुपयोग ये हो रहा था कि जांच कराई, अल्ट्रासाउंड जांच कराई, कौन सी जांच कराई भाई? अल्ट्रासाउंड जांच कराई। अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफिक जांच बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? सोनोग्राफिक जांच। तो अल्ट्रासाउंड जांच जो कराई, उस जांच में पता चला कि भाई लड़की है, यानी कि मतलब फीमेल है, बच्चा जो है वो फीमेल है। और तुम्हें पता है हमारा देश की में लोगों की मानसिक स्थितियां कैसी है, मेल डोमिनेंट ज्यादा है, चाहते हैं कि लड़का हो, लड़की ना हो, और उसे गिरवा दिया। ठीक है ना, यानी कि टर्मिनेट करा दिया, ऐसी सोच भी थी लोगों की। तो इसलिए ज्यादा जो है ना रेशियो, इसीलिए तुम देखते होंगे भारत में क्या रेशियो है आजकल। अब भारत में रेशियो चल रहा है 836/1000, मतलब 1000 पुरुषों पे 836 महिलाएं हैं। कहावत सही है भाई, बहू कहां से लाओगे?
अगर बेटी को मारोगे तो बहू कहाँ से लाओगे? लड़कियां कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है दुनिया का संसार का सिस्टम ही नहीं चल पाएगा। लोगों की सोच इतनी बुरी, इतनी गलत, इतने जाहिल, ठीक है ना। तो रेशियो बराबर होना चाहिए भाई, ज्यादा होना चाहिए बल्कि, ठीक है ना। तो इसलिए इस एक्ट को लागू किया गया है ताकि जो है ना, आजकल तुम देखते होंगे अल्ट्रासाउंड जांच जो होती है ना, उसमें लिंग जांच नहीं होती। क्या नहीं होती इसके अंदर? लिंग जांच निषेध है। किसकी जांच निषेध है? लिंग जांच निषेध है। मतलब अगर आप ये जानना चाह रहे हैं ना कि मेल है या फीमेल है, तो उसकी जांच निषेध है, यानी कि वर्जित है। वर्जित का मतलब उसका बैन है। क्या है? उस पर बैन है। और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया, जांच करता हुआ, तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और सजा तक की होगी उसको, कुछ साल की। तो बात यहाँ तक के समझ में आ गई। इसके बारे में अगर आ जाए धूमधाम से लिख दोगे, शेख रफ्ता का चिकित्सीय समापन क्या है कि हर साल पूरे दुनिया में 4.5 से 5 करोड़ बच्चों को जो है ना क्या कर दिया जाता है? एमटीपी किया जाता है, ठीक है ना। एमटीपी में क्या होता है कि बच्चे को गिरा दिया जाता है। किससे पहले? जन्म से पहले गिरा दिया जाता है, ठीक है ना। सफाई कर दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। और इसमें 1971 में जो एक्ट था, उसमें 12 हफ्ते से पहले बच्चे को क्या कर सकते थे? गिरवा सकते थे, ठीक है। नहीं सफाई करवा सकते थे। यार गिरवाना अच्छा वर्ड नहीं लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में लेटेस्ट जो भारत में एक्ट आया 24 में, 24 हफ्ते तक भी गिरवा सकते हैं। कितने डॉक्टर की एडवाइस से? 2 डॉक्टर की एडवाइस से। और मैंने बताया इसमें गिरवाने के वही होने चाहिए क्या, एक या तो महिला क्या हो, तलाक लेना चाह रही हो अपने पति से, या फिर रेप हुआ हो, ठीक है ना, रेप एक्यूज हो, या फिर बच्चे को कोई बीमारी हो, जेनेटिकल बीमारी हो, कोई खतरनाक बीमारी हो, ठीक है, जो ठीक ही नहीं होगी। बात समझ में आ गई है? ये पूरा इसके बारे में तुम्हें लिख के आना है। अगली जो हेडिंग है भाई, उसका नाम लिखो यौन संचित संक्रमण। यौन संचरित संक्रमण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं सेक्स कम्युनिकेबल डिसीज। सेक्स कम्युनिकेबल डिसीज। तो सेक्स कम्युनिकेबल डिसीज कौन कौन सी है? जो सेक्स करने के माध्यम से फैल जाती है, यानी कि जब आप किसी के साथ में संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं, तो सेक्स करने के माध्यम से आप कौन कौन सी बीमारियां जो हैं जो ट्रांस कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तो सबसे पहले मुख्यतः आपके दिमाग में एक ही बीमारी आती होगी जो सेक्स करने से फैलती है, जैसा कि एड्स आता ही होगा सबके दिमाग में, ठीक है ना। HIV एड्स जो है ना बीमारी है, HIV इसका वायरस है जिससे फैलती है, ठीक है ना। तो अलग अलग नहीं है। एक दूसरी बीमारी हर्पीज है भाई। कौन सी है? हर्पीज है, ठीक है ना। और 30 HCV कुछ सिचुएशन में रेयर है, वो 1000 में किसी एक को हो सकता है कि फैल जाए, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है कि भाई जो है कि ऐसे हो जाएगा। एक एक गोनेरिया, कौन सी डिसीज है भाई? गोनेरिया। गोनेरिया ये फैल जाती है। हर्पीज है, गोनेरिया है, एड्स है, और उसके अलावा अगर आपको एक आदि और डिसीज का नाम लिखना होगा तो सिफिलिस का लिख देना। किसका भाई? सिफिलिस का। 4 बीमारियों के बारे में बहुत जिक्र कर देंगे। सिफिलिस, तो ये बीमारियां जो है ना जब आप सेक्स करते हैं, सेक्स करने के दौरान फैल जाती है। इनमें से एक बीमारी के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देते हैं एड्स के बारे में, बाकी का आप जिक्र करके छोड़ देंगे पेपर में। एक के बारे में डिटेल लिख देंगे, बाकी क्या कर देंगे? जिक्र कर देंगे, ठीक है ना। जिक्र क्या, जुबा पे नाम नहीं, और इससे बढ़कर कोई इंतकाम नहीं, ठीक है ना। बस हो गया पूरा। आप एड्स की फुल फॉर्म देखिएगा। एड्स फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये फुल फॉर्म है भाई। इसकी फुल फॉर्म को याद रख लीजिएगा। जो एग्जामिनर आता है बाहर से वो जरूर पूछेगा, 100% पूछता है एड्स की फुल फॉर्म क्या है। एग्जामिनर जो आता है बाहर से आपका पूछेगा एड्स की फुल फॉर्म क्या है भाई? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक वायरस है भाई जिसकी मदद से फैलती है। उस वायरस का नाम क्या है? HIV। क्या है उस वायरस का नाम? HIV। इसकी भी फुल फॉर्म पूछ लेता है वो, इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब इसके बारे में सुन लो। HIV जो वायरस होता है भाई, ये एक रेट्रो वायरस है। कैसा वायरस है? रेट्रो वायरस है, इसकी कैटेगरी है रेट्रो वायरस की। और ये वायरस जो होता है बेसिकली शरीर में जो इम्यूनी सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम होता है भाई? इम्यूनी सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है भाई? इम्यूनी सिस्टम जो होता है, मैं भी बताता हूँ, किसी बच्चे को पता नहीं होगा तो। इम्यूनी सिस्टम को बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता,
या रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कह लो, ठीक है। क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक अक्षमता। भाई रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब ये है हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी पावर होती है जो हमें बीमार नहीं होने देती, हमारी बीमारियों से रक्षा करती है। उस रक्षा को ये कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है, घटा देता है उसको। अब जब जाहिर सी बात है वो घट जाएगी तो आदमी बीमार क्या होगा? बार बार होगा। बार बार बीमार होगा तो मरेगा कि जिएगा? बताओ, ठीक है ना। तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है एड्स, ठीक है ना, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। एड्स का मुख्य इफेक्ट क्या होता है भाई? किसको कम कर देती है? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को कम कर देती है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यहाँ तक के यौन संचरित संक्रमण के बारे में लिख के आ जाओगे धूमधाम से। यौन संचरित वे बीमारियां होती है जो सेक्स के माध्यम से एक से दूसरे में फैलती है, जैसे कुछ उदाहरण एड्स, हर्पीज, गोनेरिया और सिफिलिस है। एड्स के बारे में डिटेल से डेफिनेशन लेके, ये इस वायरस से फैलती है और इसके होने से, इस बीमारी के होने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की धीरे धीरे क्या हो जाती है? मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक लिख लेंगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, अगले हेडिंग डाल दो, बंध्यता। भाई बंध्यता, इसे जो है ना इनफर्टाइल बोल देते हैं ना, इनफर्टाइल, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी सही रहेगा, इनफर्टिलिटी या इनफर्टाइल, बंध्यता। आप आम भाषा में अपनी बांझ के नाम से जानते होंगे, बांझ। तो बेसिकली क्या होता है, अगर कोई सपोजेट एक मेल है या फिर कोई फीमेल है, अब अगर किसी फीमेल को ओवियम नहीं बनता, ओवियम मतलब अंड नहीं बनता, अंडा नहीं बनता है, ओवियम बोलेंगे ना, अंडा या ओवियम नहीं बनता, नहीं बनता, जैसे कर दूं समझ जाओगे, नहीं बनता। और किसी मेल को मान लो, मेल के अंदर क्या होता है भाई? स्पर्म होता है। स्पर्म की संख्या क्या हो जाए? कम हो जाए। स्पर्म की संख्या क्या हो जाए? कम हो जाए। स्पर्म काउंटिंग कम हो जाए, कम, बहुत ज्यादा कम हो जाए। और स्पर्म जो है ना, वो जो गतिशील होते हैं उनकी गतिशीलता भी कम हो जाए, चलने में भी कम तेज हो जाए, वो बिल्कुल नॉन रिएक्टिव हो जाए, और संख्या भी उनकी क्या हो जाए भाई? कम हो जाए। ऐसी स्थिति में मेल को और फीमेल को क्या कहा जा सकता है? बांझ कहा जा सकता है, बंध्यता कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में बच्चे पैदा करने के सिचुएशन में, हालात में वो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फीमेल में जाहिर सी बात है ओवियम नहीं बनना, जब अंडा ही नहीं बनेगा तो बच्चे तो पैदा नहीं होंगे। ऐसे ही यहाँ पर होता है, अगर मेल में किसी में स्पर्म की संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाए, और फिर ये कम होने के अलावा जो है ना, उनकी जो चलने की जो गतिशीलता है, मोबिलिटी जो है उनकी, वो भी क्या हो जाए? कम हो जाए। तो इस स्थिति में मेल को भी क्या कहा जा सकता है? बांझ कहा जा सकता है। तो बांझ दोनों ही हो सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी हो सकती है। किस लेवल पे हो सकता है बता दिया मैंने। फिर ऐसी सिचुएशन में इसका, ये तो प्रॉब्लम है, ये तो क्या है भाई? प्रॉब्लम है, समस्या है। प्रॉब्लम का कोई क्या भी होगा, सोल्यूशन तो होगा। सोल्यूशन, समाधान क्या है वो देखेंगे हम। समाधान ये है कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी करा सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है बेसिकली, अब जैसे सपोजेट कोई एक मेल है, उसको उसके स्पर्म जो है ना कम है मान लो, तो उसने किसी से, डोनर से स्पर्म ले लिया, डोनर से यानी कि किसी से भी अपने घर में, परिवार में कोई डॉक्टर, साइंटिस्ट, किसी से भी स्पर्म लिया, डोनर से स्पर्म लिया, और अपनी मतलब जो उसकी वाइफ होगी यानी कि जो फीमेल होगी, उसका क्या ले लिया भाई? उसमें तो सपोजेट बनना था ओवियम, उससे ओवियम लिया। अब दोनों को, ओवियम को भी और स्पर्म को भी, एक ट्यूब के अंदर, किसके अंदर भाई? एक ट्यूब, मान लो ये एक ट्यूब है, क्या है? ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर दोनों को रखा गया, इसको भी और इसको भी, ठीक है। और रखने के बाद में ये यहाँ पर हो जाएगा 64 सेल्स का। कितनी सेल्स का हो जाएगा? जब ये 64 सेल्स का हो जाएगा तो इसे ट्रांसफर कर देंगे इसी फीमेल के उसमें, गर्भाशय में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे इसे? गर्भाशय में। कौन से के भाई? इसी आदमी के, बीवी के, जिसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। तो स्पर्म किसी तो उधार मांग ले, एक तरीके से समझ लो, और ओवियम इसकी बीवी के खुद के बनना था, तो इसकी बीवी का ओवियम निकाला और डोनर आदमी का स्पर्म निकाला, एक ट्यूब में रखा। ट्यूब में कब कितने सेल्स का बना दिया इसे? 64 सेल। ट्यूब का एनवायरमेंट ऐसा होता है जैसा माँ के पेट का, यानी गर्भाशय का, बिल्कुल 37 डिग्री सेल्सियस तापमान, सारी सिचुएशन वही, न्यूट्रिशन सब वही प्रोवाइड करा दिया जाता है। फिर 64 सेल को इसको उठा के भ्रूण को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? इस फीमेल के गर्भाशय में, यानी कि यूट्रस में। कहाँ से भाई? यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया। इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस से जो बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे का नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या है उस बच्चे का नाम? टेस्ट ट्यूब। क्या भाई? वो एक टेस्ट ट्यूब में पैदा हुआ बच्चा है, शुरुआत टेस्ट ट्यूब से हुई ना उसकी बच्चे की, तो उस बच्चे को क्या कहेंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी समझ में आ गया। एक और होता है भाई
प्रोसेस इसमें एक तो टेस्ट ट्यूब बेबी की है, और इसके अलावा जो है अगर और भी आपको कुछ देखना हो तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर भी है। अच्छा, इसको जो बोलते हैं ना, जो ट्रांसफर करने की प्रोसेस है, इसको आईयूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अंदर ट्रांसफर क्या गया ना यूट्रस के, क्या बोलते हैं भाई इसको? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो अगर आपसे पूछ ले आईयूटी क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आईयूटी क्या है, तो लिख दोगे आईयूटी क्या है भाई? 64 सेल का जब ये हो जाएगा, ये 64 सेल का जो यहाँ पे होगा, इसको क्या कहेंगे? इसे कहेंगे भ्रूण। क्या कहेंगे भाई? भ्रूण। भ्रूण हिंदी में तो भ्रूण, इंग्लिश में क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। तो इस एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफर करना है? फीमेल के कहाँ ट्रांसफर करना है? गर्भाशय में ट्रांसफर करना है। इसी को क्या कहते हैं प्रोसेस को? आईयूटी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी बच्चे से पता चल गया, आईयूटी भी पता चल गया। चल गया कि नहीं चल गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा सोचो, अगर मेल में स्पर्म बनने होते हैं, तो हमने माना कि मेल में स्पर्म थे नहीं, अगर मेल में स्पर्म होते और फीमेल में ये ओवियम ना होता, तो फिर क्या होते? फिर हम किसी दूसरी लेडीज से ओवियम को क्या कर लेते हैं? डोनेट कर लेते हैं, ठीक है ना, ले लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ रहा है? और ये लास्ट में ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी पूरा हो गया। इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी बच्चे जितने बायोलॉजी में इनरोल्ड है, बायोलॉजी बेंच में हमारे इनरोल्ड रहेंगे, उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी फीस जमा कर दें, ठीक है ना? सभी बच्चे फीस जमा कर दें। और फीस का मैंने बताए रखा है आपको, 950 रुपये जमा करने, 950 रुपीज़ ओनली जमा करनी है, 950 रुपये, ठीक है ना? स्टार्टिंग में आप 500 रुपीज़ जमा कर दीजिएगा, 500 रुपये कुल, ठीक है? और उसके अलावा बहुत सारे बच्चों पे मेरी फीस वैसे भी है, ठीक है ना? यूट्यूब पे वीडियो देख ही रहे होंगे, तो प्लीज़ जिन बच्चों पे जो ऑफलाइन बेंच के बच्चे हैं, यहाँ आके पढ़ते हैं और उन पे फीस है, तो वो फीस जमा कर दें, ठीक है? मेरा मैसेज उन तक पहुँच गया है। और अगर ये वीडियो आपको सपोज दैट क्या लगती है, कुछ हेल्पफुल लगती है, लगता है आपको कि बढ़िया है, तो प्लीज़ इन वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों पे या किसी पे भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक बटन को हिट करें, सब्सक्राइब बटन को हिट करें, और उसके साथ साथ में कमेंट ज़रूर लिखें अपने जो भी आपके विचार हैं वो कमेंट में बताएं, और मुझे बताएं कि आने वाले समय में और किन टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। थैंक यू।